हर घर पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट अरविंद कुमार, प्रवक्ता हिंदी। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह है कार्नेलिया का गीत, जिसकी आज हम सप्रसंग व्याख्या और विशेष करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पूर्व पीठिका के बारे में हम जान लेते हैं, तो हमें व्याख्या और प्रसंग में आसानी रहेगी। कार्नेलिया का गीत छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया एक गीत है, जो उनके नाटक चंद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास पेड़ के नीचे वह बैठी हुई है और सोच रही है, जैसे सिंधु नदी का ये मनोरम तट जैसे मेरी आंखों के सामने नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। वह सोचती है कि लंबी यात्रा करके मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए शायद मैं चली थी। ये प्रदेश कितना सुंदर है, कितना रमणीय है, और इसकी सुंदरता के वशीभूत होकर वह ये गीत गाती है। कौन सा गीत? कार्नेलिया का गीत, जिसकी अब हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग या संदर्भ करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि हम यहाँ पर पूरी की पूरी कविता की व्याख्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर काव्यांश या काव्य पंक्तियां ना कहकर कविता ही कहूँगा प्रसंग में। और जब आपको ये इस कविता की, इस कार्नेलिया का गीत की कुछ पंक्तियां पेपर में आती हैं, तो आप काव्यांश लिखेंगे या काव्य पंक्तियां ही लिखोगे। तो मैं प्रसंग शुरू करता हूं। सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना है और इसको बाद में लिखना भी है। तो प्रसंग या संदर्भ क्या रहेगा? व्याख्याप्रद कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कार्नेलिया का गीत में से ली गई है, जिसके रचयिता छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ये कविता जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का एक गीत है, जिसमें कार्नेलिया भारत के सौंदर्य से इतनी प्रभावित हो जाती है कि वह भावुक होकर भारत का या भारत देश की संस्कृति, गौरव गाथा और प्रकृति का चित्रण करती हुई कहती है। किस तरह से कहती है, यह आगे हम अब व्याख्या में देखेंगे। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पहली पंक्ति है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। सिंधु नदी के तट पर बैठी कार्नेलिया कहती है कि भारत देश मिठास, लालिमा अर्थात उत्साह से परिपूर्ण है। इस देश में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है। क्या बोल रही? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, कि सूर्य की लालिमा युक्त, मधुमेह मतलब मिठास, मिठास से भरा हुआ यह देश बहुत ही आकर्षक या मनोहारी है। दूसरी पंक्ति, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज होता है जहां पर धरती और आसमान हमें मिलते हुए प्रतीत होते हैं, या दूर दूर जहां पर आसमान और क्षितिज, आसमान और धरती हमें मिलते हुए नजर आते हैं, और अनजान जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हो जिसके बारे में। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। आगे कहते हैं, यहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। क्षितिज जहां पर धरती आसमान आपस में मिलते हैं, अर्थात दूर देश से आए यात्रियों को भी भारत देश सहारा देता है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि दूर देश से जो भी शरणार्थी भारत देश में आते हैं, भारत देश के लोग उन्हें भी अपना समझकर उन्हें सहारा देते हैं। अगली जो पंक्ति है, सरस तामरस गर्भ भिवा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। सूर्योदय के समय, अब क्या बात हो रही है? सूर्योदय के समय तालाबों में कमल के फूल
खिलकर अपनी आभा, आभा अर्थात चमक, बिखेर देते हैं। अर्थात जब भारतवर्ष में सूर्योदय होता है तो तालाबों में जो कमल के फूल हैं वो खिलकर अपनी आभा को बिखेर देते हैं और सूरज की किरणें उन पर नाचती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है मानो उन कमल के फूलों पर जो सूर्य की किरणें हैं वो नाच रही हों, नृत्य कर रही हों। यहाँ का सारा जीवन सुंदर और मनोहारी प्रतीत होता है। वहाँ का सारा जो जीवन है वो कैसा प्रतीत होता है? सुंदर और मनोहारी। अगली पंक्ति, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर सूरज की लालिमा अर्थात प्रातः की किरणें जब पड़ती हैं ऐसी लगती हैं जैसे मानो चारों ओर मांगलिक कुमकुम मंगल कुमकुम मतलब मांगलिक कुमकुम अर्थात मंगल कार्य में प्रयोग होने वाला पदार्थ इत्र आदि कुमकुम बिखरा हो। तो कैसा लगता है कि मानो यहाँ भारतवर्ष की हरियाली से युक्त भूमि पर सूरज की लालिमा जब पड़ती है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी की पूरी भारतवर्ष की भूमि पर मंगलमय मांगलिक कुमकुम जो है वो बिखेर दिया गया हो। अगली पंक्ति देखते हैं, लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मले मीर सहारे। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मले समीर सहारे। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है समीर सहारे में। ऊपर जब हमने बात की सरस तामरस, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। तो लघु सरधनु से पंख पसारे शीतल मले समीर सहारे। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि प्रातः काल का वर्णन हो रहा है। प्रातः काल मले पर्वत, यहाँ मले जो है मले पर्वत का नाम है और समीर होती है हवा, शीतल मतलब ठंडी। प्रातः काल मले पर्वत की शीतल और मंद सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को पसार कर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को पसार कर पक्षी भी जिस और अगली लाइन, उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ निज नीड़ प्यारा। नीड़ मतलब घोंसला, निज मतलब अपना, प्यारा मतलब प्यारा, खग पक्षी। तो यहां से हम दोबारा से इस लाइन की करते हैं, प्रातः काल मलय पर्वत की शीतल और मंद सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को पसार कर पक्षी भी जिस ओर मुंह मोड़कर उड़ते हुए दिखाई देते हैं वही उनके घोंसले हैं। अर्थात वह भारत को ही अपना घर मानते हैं। वे अब भारत को ही अपना घर अर्थात अपना घोंसला मानते हैं और उसी ओर मुंह किए उड़े चले आते हैं। उसी ओर मुंह किए उड़े चले आते हैं अर्थात वो भारत को अपना घर मानते हैं, अपना सबसे प्रिय आश्रय स्थल मानते हैं। आगे पंक्ति, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। इसका देखते हैं हम, जैसे बादल गर्मी से मुरझाए। अब बरसाती मतलब बरसात के दिनों में जो बादलों से जो वर्षा होती है और उस वर्षा से जो निर्जीव प्रकृति होती है उसमें जान सी पड़ जाती है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधों पर अपना जल बरसाकर उन्हें जीवन दान देते हैं, उसी प्रकार यहाँ के लोग अपनी आंखों से करुणा रूपी जल बहाकर निराश और उदास लोगों के मन में नई आशा का संचार करते हैं। कि जिस तरह से बरसाती बादल जो है निर्जीव प्रकृति को सजीव बना देते हैं, उसमें जान डाल देते हैं, उसी तरह के यहाँ के लोग करुणा जल मतलब करुण भरी दृष्टि से, करुण रूपी जल से दूसरे
लोगों की, दुखी लोगों की सहायता करते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, अर्थात उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। आगे है लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। अब बातें कर रही हैं लहरें, लहरें जो समुद्र में लहरें जो उठती हैं उसकी बात की है। किनारा तट या सागर का किनारा या नदी का किनारा। अनंत टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। तो आगे बात करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि विशाल समुद्र की लहरें भी भारत देश के किनारों से टकराकर शांत हो जाती है। अनंत जिसकी कोई सीमा न हो, ठीक है, अनंत फैला हो जो। तो कवि क्या कहते हैं कि विशाल समुद्र की लहरें भी भारत देश के किनारों से टकराकर शांत हो जाती हैं, अर्थात वह भी भारत को अपना आश्रय मानती है और वहां पर आके आराम से रह जाती हैं, आराम से रुक जाती हैं। अगली जो लाइन है, हेम कुंबले ऊषा सवेरे, भरती डुकलाती सुख मेरे, मंदिर ऊँगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। हेम कुंबले, ये दो अंतिम जो पंक्तियां हैं ये काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और कई बार ये काव्य सौंदर्य के रूप में पूछ ली जाती हैं। हेम कुंबले ऊषा सवेरे, हेमकुंभ मतलब स्वर्ण रूपी कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, ऊषा उषा सवेरा। भरती डुगलाती मतलब सुखों से भरी गागर को डुलगाती जाती है। मंदिर ऊंधते रहते जब, जग भर रजनी भर तारा, रजनी मतलब रात और तारा मतलब तारे। तो इन दोनों पंक्तियों की जो व्याख्या है वो अंतिम पंक्ति से की जाएगी। मतलब यहां मैं कह सकता हूं, यहाँ रात भर के जगे हुए तारे, रात भर के जगे हुए तारे जैसे ही सुबह होती है वे ऊँगते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात अंगड़ाइयाँ लेते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि वे मस्ती में ऊँग रहे हों, अंगड़ाइयाँ ले रहे हों, अर्थात मस्ती भरी अंगड़ाइयाँ ले रहे हों और छुपने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी जब तारे, पूरी रात के जगे हुए तारे ऊँग रहे हैं, अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं और छुपने की तैयारी कर रहे हैं, तभी क्या होता है, तभी उषा रूपी नायिका, उषा मतलब सवेरा, उषा रूपी नायिका, यहाँ उषा का मानवीकरण हुआ है। हेमकुंभ में रूपक अलंकार है, ठीक है, तो यहाँ उषा का क्या हुआ है, मानवीकरण, मतलब सुबह का मानवी, सुबह को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तभी क्या होता है, तभी उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश, हेमकुंभ मतलब सूर्य रूपी सुनहरा कलश, उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है और भारतवर्ष की धरती पर लुढ़का देती है, अर्थात सुबह जो है, उषा रूपी सुबह जो है वो सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है और उस जल को भारत भूमि पर डुलका देती है, अर्थात उन सुखों को वो भारतवर्ष की धरती पर बिखेर देती है, अर्थात प्रातःकाल होते ही भारत में रहने वाला हर भारतवासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देता है। अर्थात जो उषा जो है अपने उस हिमरूपी घड़े में जो कलश है, उसमें जो सूर्य रूपी कलश में जो सुख रूपी पानी जो भरकर लाती है, उस सुख रूपी पानी को पूरे भारतवर्ष की भूमि पर लुढ़का देती है, बिखेर देती है, जिससे ऐसा लगता है मानो भारतवर्ष का हर एक नागरिक, हर एक वासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देता हो। तो ये थी इसकी व्याख्या जो हमने की। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझाई होगी। तो आगे हम पहले हमने इसका प्रसंग या संदर्भ किया, फिर हमने इसकी व्याख्या की। अब आगे हम इसका विशेष देखते हैं, विशेष कि इस काव्य गीत में क्या क्या कुछ विशेष था, वो हम आगे देखते हैं, जिसे हम विशेष या शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस काव्य गीत की भाषा की। तो भाषा जो वो है वो तत्सम प्रधान खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो पहला हमारा जो काव्य शिल्प
जो पहला जो पॉइंट बनता है, पहला जो अनुक्रम बनता है वो क्या है कि भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। दूसरा अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बीच में बताया कहाँ पे प्रयोग हुआ है, मानवीकरण अलंकार का मैंने बताया, उपमा का मैंने बताया, रूपक का मैंने आपको बताया। तो फिर मैं यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ, अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है सरस तामरस में, क्योंकि स और स दो बार यहाँ पे वृत्ति हुई है। समीर सहारे में भी स वर्ण की 2 बार वृत्ति हुई है। मानवीकरण अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है तरुण शिखा पर, और उषा उषा का मानवीकरण हुआ है। तारों का भी यहाँ पर मानवीकरण हुआ है। तरुण शिखा मतलब पेड़ों की जो शिखाएं, अब पेड़ों की चोटी जैसे आदमी की एक चोटी होती है, शिखा होती है, उसी तरह से वहां पे मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ। उपमा लघु सुरधनु से, मतलब छोटे सुरधनु रूपी, मतलब इंद्रधनुष रूपी, तो यहाँ पे उपमा दी गई है। लघु छोटे पंखों को किसकी उपमा दी गई है? इंद्रधनुष रूपी इंद्रधनुष की उपमा दी गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। और रूपक हेमकुंभ मतलब कंचन रूपी घड़ा, तो यहाँ पे रूपक अलंकार विद्यमान है। तीसरा जो पॉइंट रहेगा, जो बिंदु रहेगा वो है कविता गय है, इसमें संगीतात्मकता विद्यमान है कि ये कविता जो है गीत है, आप इसे गा भी सकते हो, इसमें संगीतात्मकता का तत्व विद्यमान है। चौथा जो प्रमुख बिंदु है वो है प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। अगर आप पूरी की पूरी कविता की अच्छे से व्याख्या करेंगे तो आपको लगेगा कि इस पूरी की पूरी कविता में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। अगला जो है भारत की संस्कृति का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। इस कविता में भारत का यशोगान हुआ है, भारत की गौरव गाथा का वर्णन हुआ है, और भारत की संस्कृति का सुंदर चित्रण यहाँ पर कार्नेलिया के माध्यम से कवि द्वारा किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस कविता की पूर्व पीठिका, संदर्भ या प्रसंग, व्याख्या और विशेष अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।